बारिश का मौसम था, कभी एकदम बादल आ जाते और तेज बारिश शुरू हो जाती, तो कभी मौसम साफ हो जाता। ये भी एक ऐसी ही दोपहर थी। मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था। इतवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। मेरी बीवी भी मेरे पास ही बैठी सब्जी काट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज देकर पूछा कौन है, तो दरवाजा खोलकर हमारी पड़ोसन शबाना बाजी अंदर चली आई। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सलाम किया और फिर वहीं बैठ गईं। शबाना बाजी को हमारे मोहल्ले में आकर कुछ उर्सा हो गया था, उसलिए हमारी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। फिर बिल्कुल बराबर वाला घर होने की वजह से कभी वो कुछ पकाकर भेज देती, तो कभी मेरी बीवी कुछ पकाकर उनकी तरफ भिजवा देती। आसी तरह हमारे उनसे ताल्लुकात बढ़ते चले गए थे। एक भी वो मुस्कुराते हुए मेरी बीवी से पूछ रही थी, क्या पका रही हो? मेना, लगता है आज कुछ खास पक रहा है। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, दरअसल मैके जा रही हूँ, तो जाने से पहले काफ़ी सारे खाने बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि मेरे जाने के बाद उनको परेशानी न हो। मेरी बीवी का मैका रहीम यार खां में था। वो काफ़ी अरसे बाद जाती थी और जब भी जाती तो पूरे 1 महीने के लिए जाती और उसकी यही कोशिश होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना पकाकर फरेज कर दे। अब भी वो सुबह से यही सब कामों में मसरूफ़ थी। मेरी बीवी की बात सुनकर अचानक ही शबाना बाजी के चेहरे का रंग उतर गया। वो अहस्तगी से गहरी सांस भरकर बैठ गई। उनकी इस गहरी सांस को मैंने और मेना दोनों ने ही महसूस किया था। मेना ने तो पूछ भी लिया क्या बात है। शबाना बाजी, लगता है मेरे मैके जाने की खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो शबाना बाजी कहने लगी, बेटी, दरअसल एक बहुत खास काम से तुम्हारे पास आई थी, इसीलिए तुम्हारे जाने का सुनकर थोड़ी परेशान हो गई हूँ। शबाना बाजी की ये बात सुनकर तो मैं भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेना भी पूछने लगी कि क्या बात है, अब बताएं तो सही। शबाना बाजी कहने लगी, दरअसल सियालकोट में मेरे बड़े भाई को दिल का दौरा पड़ा है और मुझे अचानक ही वहां जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि रज़िया के इम्तिहानात चल रहे हैं, उसको साथ लेकर जा नहीं सकती और अकेले घर में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं बेचारी बीवा औरत अकेली क्या क्या देखूंगी। मेरे भाई का आखिरी वक्त चल रहा है। अगर मैं सियालकोट न गई तो सारी जिंदगी खुद को कोसती रह जाऊंगी, और अगर रज़िया को साथ ले गई तो उसके 10वें के इम्तिहानात रह जाएंगे। तुम्हें तो पता है बोर्ड के पेपर हैं, बेचारी बच्ची का पूरा साल खराब होगा। मैंने सोचा था कि उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, रात तुम्हारे साथ गुजार लिया करेगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी। लेकिन अब क्या करूं, तुम भी मैका जा रही हो। शबाना बाजी की बात सुनकर मैं और मेना दोनों ही सोच में पड़ गए। मैना कहने लगी कि मेरी तो छोटी बहन की शादी है, उसलिए मेरा जाना भी जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब की वापसी तक रख जाती, लेकिन अब फिक्र क्यों करती हैं, जिया घर पर मौजूद है ना। अगर रज़िया को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो जिया उसे ले जाकर दे दिया करेंगे। बराबर वाला ही तो घर है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और रज़िया तो समझदार बच्ची है, अकेले डरती भी नहीं है। उसको कह दें कि घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके घर में रहा करे, और कोई परेशानी हो तो जिया को फोन कर दे। शबाना बाजी सोच में पड़ गई, कहने लगी, बात तो ठीक है, लेकिन अगर खुदाख्वास्ता रात बेरात कोई परेशानी हो तो। मैंने कहा, क्यों फिक्र करती है शबाना बाजी, में हूं ना। उससे कहना कि जिया भाई को फोन कर दे, मैं देख लूंगा। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी। शबाना बाजी का दिल मुतमईन हो गया, कहने लगी, चलो ये ठीक है, रज़िया वाकई ही बहुत समझदार है। मैं उससे कह दूंगी कि खिड़कियां दरवाजे रात होती ही अच्छी तरह बंद कर लिया करे। फिर मेरी बीवी मेना शबाना बाजी से कहने लगी, अब एक काम करिएगा, अपने जाने के बारे में किसी को न बताइएगा, न गली महल्ले में, न कहीं पास पड़ोस में, क्योंकि इस तरह से सबको पता चल जाएगा कि मेना घर में अकेली है। ऐसा ना हो कि कोई उसे परेशान करे। बेहतर ये है कि अब खामोशी से चली जाएं। जिया को पता है ना, बस काफी है, वो खुद संभाल लेंगे। मेरी बीवी को मुझ पर बेअंता भरोसा था। वो आंख बंद करके मुझ पर यकीन करती थी, और अब भी उसे पूरा भरोसा था कि मैं मेना का ख्याल रख लूंगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। शबाना बाजी को यह सुनकर अच्छी तरह तसल्ली हो गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे दुआएं दी और कहने लगी, बेटा, तुम जैसे पड़ोसी हूं तो इंसान की आधी मुश्किल वैसे ही हल हो जाती हैं। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरी शाम की ट्रेन है, मैं शाम को चली जाऊंगी। रज़िया के पास तुम्हारा नंबर है, कोई तकलीफ हुई तो वो तुम्हें फोन कर लेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेना की ट्रेन भी शाम को ही है, मैं खुद आप लोगों को स्टेशन ले चलूंगा। रज़िया को भी साथ ले लीजिएगा, मेरे साथ ही
वो वापस भी आ जाएगी। ये सुनकर शबाना बाजी बहुत खुश हो गई। फिर शाम के वक्त मैंने मेना का और शबाना बाजी दोनों का सामान उठाया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पहले मेना की ट्रेन थी, वो मुझे अल्लाह हाफिज कहती। 1 महीने के लिए रहीम यार खां के लिए चली गई और फिर उसके 1 घंटे बाद शबाना बाजी की ट्रेन थी, वो भी सियालकोट के लिए निकल गई और मैं और रजिया स्टेशन पर तन्हा रह गए। बादल पूरी तरह छा चुके थे। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। 400 अंधेरा छा गया था। मैंने रजिया को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और घर के लिए निकल पड़ा। रजिया 10वीं जमात में पढ़ती थी। 16 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उच्च तक मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा था। मैं उसे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। अक्सर ही वो हमारे घर भी आ जाया करती थी। काफी वक्त वो हमारे घर भी आ जाया करती थी। काफी वक्त मैना के साथ भी गुजारती थी। उसी लिए मेरी उससे काफी अच्छी बातचीत थी। यही सोचकर मैंने उसका ख्याल रखने की हामी भी भर ली थी। लेकिन बादल जैसे ही जोर से कड़के वो एकदम घबरा कर मेरी कमर से चिपक गई। कहने लगी, आहिस्ता बाइक चलाइएगा जिया भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जोर से हंसा और कहा कि अगर आहिस्ता चलाऊंगा है तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाएगी। ये कहकर मैंने बाइक की स्पीड को तेज किया। एक जोरदार झटके से रजिया आकर मेरी कमर से चिपक गई और मेरे तन बदन में बजली दौड़ गई। मैं एक जवान मर्द था। फितरी तौर पर मेरे दिल में जज्बात पैदा हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था कि एक जवान लड़की मेरे बालकुल करीब थी और मेरा दिल धड़कना न भूलता। मेरी सांसों में तूफान बरपा हो गया था। मैंने बिना कुछ कहे गाड़ी को तेज स्पीड में ही भगाना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते घर पहुंचने तक मैं और रजिया पूरी तरह भी गए। मैंने उसे उसके घर के दरवाजे पर रहा तो वो ठट्टर कर बड़ी तरह कपकपाने लगी। इतने में एकदम तेजी से बजली कड़की तो वो फौरा ही मेरे करीब आ गई। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, जिया भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बजली बहुत जोर से कड़क रही है और पूरे मोहल्ले की बत्ती भी चली गई है। अंधेरे घर में मैं अकेले कैसे अंदर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। वाकई ही अंधेरा तो बहुत शदीद हो गया था। बारिश की शिद्दत की वजह से शायद पूरी तरह ही बजली बंद हो गई थी। मैंने उसे आहिस्तगी से कहा कि जब तक बत्ती नहीं उठी तो मेरे घर रख जाओ। बत्ती आ जाए तो मैं छत के रास्ते तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गई। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की रजिया को अपने साथ घर के अंदर करते हुए घर के दरवाजे बंद किए। उसे लेकर मैं अपने बेडरूम में चला आया और वहां चार्जिंग लाइट रोशन की तो मेरी नज़र खुद बखुद रजिया के खूबसूरत वजूद पर ठहर गई। बारिश से उसका गुलाबी रंग का लिबास पूरी तरह भीग चुका था। सर्दी की शिद्दत से वो थरथर कांप रही थी, क्योंकि अचानक ही तेज बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और मैं बस उसके आर पार होते वजूद को अपनी निगाहों के अंदर उतार रहा था। मैंने आज तक किसी को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। वैसे तो मेरी बीवी मैना भी काफी खूबसूरत है और प्यारी थी, लेकिन रजिया की बात ही अलग थी। उसकी जवानी उरूज पर थी। उसका गोरा चटा वजूद और खूबसूरत हाथ पैर मुझे उसकी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। मैंने आहिस्तगी से उसकी जानिब कदम बढ़ाए और पूछा, क्या बात है रजिया, तुम्हें सर्दी लग रही है? उसने हाँ मैं सर हिलाया और अपने बाजू से खुद को समेट लिया। मैंने मुस्कुराकर उसके मुना पर उठती लटों को पीछे किया और उसके थरथराते लबों पर अपनी अंगलियां फेरने लगा। वो घबराई हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने प्यार से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मैना भाभी के कपड़े दे देता हूँ। तुम ये गैला लिबास तब्दील कर लो, फिर सर्दी खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने हाँ मैं सर हिला दिया। मैंने मैना की अलमारी खोली तो मेरी नज़र मैना के नाइट ड्रेस पर पड़ गई। मैंने एक नज़र पलट कर रजिया पर डाली और फिर शरारती अंदाज में वो नाइट ड्रेस उठाते हुए रजिया की जानिब बढ़ गया और उसकी जानिब वो स्याह रंग की नाइटी बढ़ाई तो वो फुट्टी फुट्टी निगाहों से मेरी जानब देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैना के सारे कपड़े बहुत कढ़ाई वाले होते हैं, इसलिए रात के वक्त वो ऐसे ही कपड़े पहनती है ताकि सुकून से सो जाए। अब तुम भी इतने कढ़ाई वाले कपड़े पहनोगी तो तुम्हें आराम कहाँ आएगा, उसी लिए ये पहन लो। मैंने मानी खीज निगाहों से उसकी जानिब देखा था। वो एक जवान होती खूबसूरत लड़की थी जिसके आगे मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। और फिर रजिया ने कांपते हुए हाथों से वो लिबास पकड़ लिया और मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी कि अब दूसरे रूम में सोएंगे ना। उसके अंदाज में बहुत मासूमियत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि क्यों मेरे सामने शर्म होती है। वो एकदम ही सर झुका गई।
वो अब भी बुरी तरह कपकपा रही थी। इतने में बिजली जोर से कड़की तो उसके हलक से चीख निकल गई। वो बहुत बुरी तरह खौफजदा हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया तो उसने तेजी से अपने बाजों से मेरी कमर को पकड़ लिया और थर थर कांपने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा था। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, जाओ लिबास तब्दील करके, वो ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। वो जल्दी से मेरे हाथ से लिबास लेकर चली गई और जब कुछ देर बाद बाहर निकली तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने ऐसा हुस्न पहली बार देखा था। वो नजरें चराते हुए कहने लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वाकई ही वो नीली पड़ रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं अभी तुम्हारी सर्दी भगा देता हूँ। ये कहकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब बढ़ा और फिर उसकी सर्दी दौर करने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बस्तर पर लटाया और उसके ऊपर झुकते हुए। मेरी और मेना की शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन हम औलाद की खुशी से महरूम थे। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी हमारे घर की खुशी नहीं हो सकी थी। सबका यही कहना था कि अल्लाह की तरफ से देर है, हमें इंतजार करना होगा। और यूं ही इंतजार करते करते हम दोनों मियाँ बीवी ने 4 साल का अरसा गुजार दिया था। कभी कभी तो मेना फूट फूट कर रोने लगती और इस बात पर खूब उनसो बहाती कि अब तक हमारी औलाद क्यों नहीं हो सकी। मैं ही उसका दिल बहलाता और समझाता कि जल्द ही हमारी औलाद भी हो जाएगी। लेकिन फिर हमारी शादी को 5वां साल भी खत्म होने लगा तो मेरे दिल में भी वसवसों ने जन्म ले लिया। मेरे घर वाले भी अक्सर मुझे फोन करके पूछते थे कि खुशखबरी कब सुनाओगे। दरअसल मेरे और मेना के घर वाले रहीम यार खां में रहते थे। मेरी नौकरी उस शहर में थी, उसी लिए मैं मेना को अपने साथ लेकर आ गया था और हम दोनों ने मिलकर अपना खूबसूरत सा आशियाना यहाँ सजाया था। लेकिन औलाद की कमी ने इस आशियाने को बिल्कुल बेरौनक और सोना कर दिया था। कभी कभी तो घर का वैरान आंगन बहुत ही काटने को दौड़ता था। मेना बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। उसने एक बीवी होने का हर फर्ज बखूबी निभाया था। मैंने भी हर पल उसका ख्याल रखा था। लेकिन औलाद की कमी ने कहीं न कहीं हमारे दरमियान एक दूरी सी पैदा कर दी थी। कभी कभी वो ये तक कह जाती कि अब दूसरी शादी कर लें ताकि कम से कम अब की जिंदगी में तो बहार आए, और मैं मेना को सीने से लगाकर कहता कि मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं है, अगर औलाद होनी होगी तो तुमसे हो जाएगी। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती और हमारी जिंदगी की गाड़ी उसी तरह चल पड़ी। हमने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। फिर हमारे पड़ोस में शबाना बाजी और उनकी बेटी रजिया ने आकर बसीरा किया। ये किराए का घर था जिसे दोनों माँ बेटी ने किराए पर लिया था। उनका मोहल्ले में तो किसी से मिलना जलना नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। खासकर मेना से रजिया की बहुत दोस्ती हो गई थी। मेना एक साफ दिल की लड़की थी, इसीलिए जब उसे मोहब्बत करने वाली रजिया का साथ मिला तो वो और भी घुल मिल गई। अपनी सारी बातें, घर के मसाइल और मेरी बातें भी वो रजिया से उसानी शेयर किया करती थी। कभी कभी तो वो रजिया के सामने उस बात पर भी उनसे बहा लेती कि उसकी औलाद नहीं है। शबाना बाजी भी उसको बहुत तसल्ली देती थी। 1-2 डॉक्टरों के पास तो शबाना बाजी भी उसे लेकर गई थी, लेकिन उनका भी वही जवाब था कि जब खुदा को मंजूर होगा। फिर मुझे ये सोचकर तसल्ली हो गई थी कि अब मेरी मेना इस शहर में बिल्कुल है, तन्हा नहीं है, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में उसका दिल बहलाने के लिए रजिया और शबाना बाजी मौजूद है। मोहल्ले में तो उसका भी किसी से मना जलना नहीं था, लेकिन रजिया और शबाना बाजी से वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारे घर जो भी पकता मैं खुद उनके घर पहुंचाकर आता। वो जो भी बनाती हमारे घर ले आती। कभी कभी तो हम एक ही दस्तरख्वान पर खाना भी खा लिया करते थे। शबाना बाजी के शौहर का बहुत उर्से पहले इंतकाल हो गया था। वो नौकरी करके गुजर बसर कर रही थी और रजिया को तालीम दिलवा रही थी। उनकी सादगी और परखलूस नीयत देखकर मैंने भी इन लोगों को दिल से अपना समझ लिया था, और ऐसे ही हमने तकरीबन 8 महीने एक साथ गुजारे थे। उन 8 महीनों में हमारे ताल्लुकात इतने बढ़ गए थे कि लगता था जैसे हम एक ही खानदान के लोग हों। और फिर मेरी छोटी साली मेना की बहन की शादी का वक्त करीब आया तो मुझे दफ्तर से छुट्टियां ना मिल सकें। वैसे भी दूसरे शहर जाना था, और वो भी 1 महीने के लिए, तो मैंने मेना से कह दिया था कि मैं बारात से 1 दिन पहले आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, और उसकी जाने का इंतजाम कर दिया था। इत्तेफाक से शबाना बाजी के भाई की तबीयत भी उन्हीं दिनों बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो सियालकोट में रहते थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो शबाना बाजी के लिए जाना जरूरी हो गया। लेकिन रजिया की परेशानी की वजह से वो हमारी दहलीज पर आ गई
और मैना ने रज़िया को मेरी जिम्मेदारी पर रोक लिया। देखा जाए तो रज़िया एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरी बीवी मैना को हरगिज़ भी मेरी जिम्मेदारी पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हमारे दरमियान उस कदर भरोसा और आतिमाद था कि मैना को एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं गुजरा था कि रज़िया एक जवान होती लड़की है और मैं उसके लिए गैर मर्द। उसने बखुशी शबाना बाजी को इस बात की तसल्ली दी थी कि मैं रज़िया का ख्याल रखूंगा। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं हूँगा, एक छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मर्द की नीयत में कब खोटा जाए पता नहीं चलता, खासकर नामहरम मर्द और औरत के बीच में तो शैतान बहुत जल्दी आ जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। उस रात जब शबाना बाजी और मैना दोनों ही चली गई और मैं रज़िया को लेकर घर पहुंचा तो उसका भैगा हुआ वजूद और थरथराते कांपते लब्बों ने मेरे दिल की दुनिया को उथल पथल कर दिया। मेरा ईमान डगमगा गया और मेरे कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ गए। उसकी चटी रंगत और भर भरे वजूद ने मेरे अंदर एक आग सी लगा दी थी। मैंने जानबूझकर उसे अपनी बेवी की नाइटी दी थी, जिसे पहनकर वो हुस्न की मौत लग रही थी। फिर जब वो सर्दी की वजह से और भी कांपने लगी तो मैंने खुद उसे अपने बस्त्र पर लटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके वजूद को गरमाइश देनी चाहिए, लेकिन उसने फौरा ही मेरे लबों पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया और इनकार करते हुए कहने लगी कि ऐसा न करें। उसकी आंखों में खौफ था। शायद वो समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है। उसके अंदाज है देखकर मैंने आहिस्तगी से उसकी कमर के गर्द अपने बाजू हायल किए थे और मोहब्बत से कहा था, रज़िया क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारी उम्मा नहीं होती। तुम यहाँ मेरे घर में रह सकती हो। मैं नरमी से उसके होंठों पर अपनी अंगली फेर रहा था और वो दम बखुद सी मुझे देख रही थी। वो उम्र के जिस हुस्से में थी उसके दिल को डगमगाने में भी देर नहीं लगी थी। मेरे मोहब्बत पाश अंदाज पर उसने खुद मुझे अपनी बाहों के हिसार में लिया था और वो रात हम दोनों ने एक दूसरे के संग गुजारी थी। और जब सुबह मुझे होश आया था और सूरज तुलुआ हुआ था तो तब मेरा दिल मलामत करने लगा था कि ये मैं क्या कर गुजरा। मैंने न सिर्फ अपनी बीवी का एतमाद चूर चूर किया था बल्कि एक जवान कनवारी लड़की के कनवारेपन को भी छीन लिया था। मेरा दिल मुझे ही गालियां दे रहा था। मैंने पलटकर रज़िया की जानब देखा जो अंगड़ाई लेकर उठ बैठी थी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर न मलामत थी न शर्मिंदगी, जबकि मेरा दिल पूरी तरह डूब रहा था। मैं शर्मिंदगी से रज़िया के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो रात। शायद मैं अपने होश खो बैठा था। रज़िया ने मेरी तरफ देखा और मेरे सीने पर सर टुकाकर कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, अब के साथ मैं अब से शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से ये बात है सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फौरा इनकार में सर हिलाया और कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं मैना से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बीवी है। रात मुझ पर शैतान गालिब आ गया था। मेरी बात सुनकर रज़िया मुस्कुराई और कहने लगी, वो एक बांझ औरत है जिसने अब को औलाद तक नहीं दी। उसके साथ अब क्या जिंदगी गुजारेंगे। वो तो अब को कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मैं अब को ये खुशी दे सकती हूँ। रज़िया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। ये तो वो मासूम लड़की लग ही नहीं रही थी जो हमारे घर उती थी, जो रात मुझसे घबरा कर पीछे हट रही थी। ये रज़िया तो बहुत ही पर एतमाद थी जो मेरे मना पर मेरी बीवी को बांझ कह रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगा तो वो खुद ही मेरे और भी नज़दीक आ गई। कहने लगी, अगर अपने मुझसे शादी न की तो मैं मैना को बता दूंगी कि अपने मेरे साथ किया क्या है, बल्कि सारे मोहल्ले को चीख चीख कर बताऊंगी कि अपने किस तरह मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब को मुझसे शादी करनी होगी। रज़िया की बात सुनकर बस मैं फट्टी फट्टी निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही वो सारा दिन मेरे घर पर मेरे पास ही रही थी। बारिश रख चुकी थी। मैंने रज़िया से कहा, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो ना मानी। कहने लगी, अपने ही तो कहा था कि जब तक अब की बीवी नहीं उती मैं यहीं रहूंगी, उसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर अगली रात वो खुद ही मेरे करीब चली, आया कर मेरे बाजों में समट गई। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो नामानी नहीं। उसके अंदाज में कोई झुझक थी, न ही कोई शर्म व हया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कब से उसी वक्त ही मंतजर हो। और फिर उसने सारी रात मेरे साथ ही गुजारी और मुझे शादी के लिए बलीक मैल करने लगी। मैं तो हवास बाख्ता ही हो गया था। मेरी गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए थे। मैं जब भी उससे कहता कि अपने घर जाओ तो वो मुझे धमकी देती कि वो खूब शोर मचाएगी, मोहल्ले में मुझे बदनाम करेगी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था
मैं क्या करूं? और फिर 5वें दिन शबाना बाजी वापस आ गई। उनके वापस उते ही रज़िया ने रो रो कर उन्हें बताया कि मैंने उसके साथ किया कुछ कर दिया है। ये सुनकर शबाना बाजी ने तो मेरा गरीबान ही पकड़ लिया। वो कहने लगी, अगर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम पर एतबार किया था। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि इस रात मुझसे गलती हो गई थी और फिर जो कुछ भी हो मैंने उसे भी समझाता हुआ था। वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने मैना के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी, लेकिन वो न मानी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे निकाह के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मैं उनकी बात न मानता तो वो मोहल्ले में मुझे बदनाम करती और साथ साथ मेरी बीवी को भी मेरी हकीकत बता देती, और फिर मैं उनके प्रेशर में आकर वो गलती कर बैठा जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने रज़िया से निकाह कर लिया। निकाह में हक महर के नाम पर रज़िया ने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए लिखवाए थे। मजबूरा मैंने लिख दिए थे। और फिर मेरी बीवी मैना शादी गुजार कर वापस आ गई थी। मैं तो शादी में भी न जा सका था क्योंकि रज़िया ने मुझे जाने ही नहीं दिया था। मैंने बहाना बना दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, और ये सुनते ही शादी खत्म होते ही वो वापस लौट आई थी। जब वो वापस लौटी और उसने रज़िया को मेरे साथ घर में देखा तो हैरत से पूछने लगी, ये रज़िया यहाँ क्या कर रही है? और फिर रज़िया, जो उसी के कपड़े पहनकर बन सुनार कर बैठी थी, उसने बताया कि हम दोनों की शादी हो गई है। मैना की तो आंखें ही फट गईं। उसे यकीन ही नहीं आया। वो नफरत और गुस्से के आलम में मुझे देखने लगी। मैं उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन कुछ भी सुनने से पहले ही वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो हमें वो खबर मिली जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो हामिला हो चुकी थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बताया कि किस तरह रज़िया और शबाना बाजी ने मुझे ब्लैकमेल किया। गलती मेरी थी, गुनाह की तरफ पहला कदम मैंने ही बढ़ाया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया था कि जो कुछ मैंने किया वो गलत है, मगर अब तो ये ढूल मेरे गले ही पड़ गया था। मेरी बीवी मैना ने हाथ जोड़कर इन दोनों से कहा कि वो हमारी जिंदगी से चले जाएं, क्योंकि मैना मेरे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। रज़िया और उसकी माँ बहुत ही चालाक लोग थे। कहने लगे, ठीक है, तलाक के साथ 2 लाख रुपए दे दो, हम चले जाएंगे। मैना ने अपना सारा सोने का जेवर निकाल कर उनके हवाले किया था, और साथ ही मैंने रज़िया को तलाक दे दी थी। 2 दिन बाद ही वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे। मैं अपनी बीवी के आगे बहुत शर्मिंदा था, और ऐसे ही 2 महीने गुजर गए थे। और फिर एक दिन मैंने उन दोनों माँ बेटियों को एक दूसरे इलाके में देखा। मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, और वहां जाकर मुझे पता चला कि ये दोनों मजबूर औरतें यहाँ रहने के लिए आई हुई हैं। बेटी 10वीं जमात में पढ़ती है और उम्मा को सियालकोट जाना है क्योंकि उसके भाई को दिल का दौरा पड़ा है। मेरे दोस्त के घर इन दोनों माँ बेटे का खूब आना जाना था, और वो अपनी बेटी को मेरे दोस्त के घर छोड़कर जाना चाहती थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे, और मैंने बना सोचे समझे सारा सच अपने दोस्त को बता दिया था, जिसे सुनकर वो हका बिका रह गया था। और फिर उसने बताया था कि उसे भी वो लोग बिल्कुल इसी तरह घेर रहे थे। अपनी सादगी और मासूमियत से शबाना बाजी ने मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को अपने जाल में फंसा लिया था। किसी न किसी तरह वो मेरे दोस्त को मजबूर करके उससे भी निकाह पढ़वा कर 2 लाख रुपए वसूल कर ही लेते। और उस वक्त मुझे पता चला था कि ये इन दोनों माँ बेटी का खेल था। उस रात मैंने रज़िया को नहीं, बल्कि रज़िया ने मुझे फंसाया था। मैं बहका नहीं था, बल्कि मुझे बहकने पर मजबूर किया गया था। गलती मुझसे जरूर हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं असल कसूरवार रज़िया और शबाना बाजी थी। मैंने अपने दोस्त को इनसे दूर रहने का मशूरा दिया था और खुद अपने घर वापस आ गया था। मैंने मीना को भी इन लोगों की सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गई थी। मैं उज भी अपनी बीवी से शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों पर माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन रज़िया और शबाना जैसी औरतें बहुत ही खतरनाक होती हैं। ऐसी और औरतों से हमें बचकर रहना चाहिए।